राधे राधे ऑल। आई एम सिद्धांत उपाध्याय और हम आपके सामने आज लाने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय, ब्रेस्ट कैंसर। ये एक ऐसा विषय है जिसपे कि आमतौर पे चर्चा कम होती है और खासकर महिलाओं की बात करें हम तो भारत जैसे देश में महिलाएं इस विषय पे कम चर्चा करती हैं, जिस वजह से होता है कि उन्हें इसका कारण पता नहीं चल पाता कि ये क्यों होता है। और जब कारण पता नहीं होता तो इसलिए उन्हें ये भी पता नहीं चल पाता है कि इसको रोका कैसे जा सकता है, अगर कोई तरीका है तो। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है और ये असल में किस पैमाने पे होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काफी ज्यादा चर्चित हो चुका है इस समय महिलाओं के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आता हुआ जमाना। जमाना कैसे? हमारा खान पीन, इसके अलावा हम जहाँ रह रहे हैं पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, हमारा पूरा का पूरा चारों ओर हमारी जो है ये सब चीजें जो है, हमारी पोल्यूशन हुआ, इसके अलावा हार्मफुल केमिकल्स हुए, रेडिएशंस हुए, कहीं ना कहीं ये सब इस कैंसर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कैंसर ही वो कारण है जो कि महिलाओं में सबसे ज्यादा मौत का कारण है। जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वो फीमेल्स में सबसे ज्यादा है कैंसर की वजह से। और कैंसर भी कौन सा? ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर। हम बात करते हैं इटायोलॉजी और ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि इसको होने के कारण क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए म्यूटेशन एंड डैमेज, यानी कि डीएनए। हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है वही रेस्पॉन्सिबल है हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए। जो हम सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारा देखना, सब कुछ जो है वो हमारी डीएनए की वजह से है। यही हमारा एक तरह का मैप है, हमारी बॉडी का मैप। तो जब डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि डीएनए में कुछ चेंज आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकते हैं? रेडिएशन, केमिकल्स, केमिकल म्यूटेजेंस, बहुत सारे कारण होते हैं जिन वजह से डीएनए म्यूटेट होता है। और डीएनए जब म्यूटेट होता है तब वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले होता है। उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल से अलग होती है और यही कारण बन जाता है कैंसर का। कैंसर की हम बात करें, बेसिकली कैंसर जो है वो है नॉर्मल से अलग हो जाना, बॉडी के फंक्शन का नॉर्मल से अलग हो जाना। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, इसलिए यहाँ नॉर्मली बात आती है सेल्स की। जब सेल्स नॉर्मल से अलग काम करने लगते हैं, जिस वजह से होता है कि उनकी जो ग्रोथ है, यानी कि सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। वो सेल जो कि ज्यादा से ज्यादा 6 बार डिवाइड करनी थी या 8 बार डिवाइड करनी थी, वो सेल लगातार डिवाइड करती जाती है बिना रुके। तो यही कैंसर का कारण बनता है, यही है कैंसर। तो सबसे पहला डीएनए म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ डीएनए जो कि सबको देखता है, जो कि इन सबको डिसाइड करता है, वही अब डीएनए जो है उसमें गड़बड़ होने की वजह से सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती है, तो यहाँ होता है कैंसर। अगर डीएनए डैमेज होता है तो होता है कैंसर। तीसरा आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की हम बात करें हम तो फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन, ये जब ज्यादा अमाउंट में बन जाता है फीमेल के अंदर, फीमेल जो है इससे ज्यादा एक्सपोज हो जाती है, तो बनता है ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद आता है जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि हमारे पेरेंट्स से, या हम बात करें फीमेल को उसके पेरेंट्स से मिला हुआ जीन्स, जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नॉर्मली ये जीन्स होते हैं, ये मदर से मिलते हैं, यानी कि ये मैटरनल होता है, यानी कि नानी, नानी से मम्मी, मम्मी से बेटी में आएंगे ये। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स यानी कि रेडिएशन, केमिकल म्यूटाजेंस, इन पे डिपेंड नहीं करता, वो बल्कि जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करें डीएनए चेक सिस्टम। अब अगर एक इंसान बहुत हेल्दी है, एक नॉर्मल इंसान है, तो उसके अंदर होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सारी की सारी डीएनए, जितनी भी सेल का डीएनए डैमेज हो चुका है या म्यूटेट हो चुका है, यानी कि अनहेल्दी सेल्स, उन पे अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जिस वजह से क्या है, हमारी सेल्स एकदम कंट्रोल मैनर में रहती है, हमारी बॉडी एकदम सही रहती है। लेकिन अगर कैंसर होगा तो उसमें ये चीज होती नहीं है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी जो है कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ता है। उसकी इम्यूनिटी अपने अंदर होने वाली डैमेज सेल्स को अटैक नहीं कर पाती।
हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, यानी कि जो कैंसर है नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कैसे होता है, किन किन स्टेज में होता है और कैसे वो आगे बढ़ता है। सबसे पहले आती है हमारी स्टेज 0। इसको कहते हैं हम डक्टल कार्सिनोमा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कार्सिनोमा का मतलब हुआ कैंसर कोशिंग। तो हम बात कर रहे हैं हम डक्टल का मतलब क्या है कि डक्ट के अंदर हो रहा है, यानी कि जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं और उनसे निकलने वाली डक्ट होती है, ये उनके अंदर हुआ है, यानी कि अभी जो सेल है वो वहाँ है, और जो कैंसर है वो भी मिल्क ग्लैंड से जो डक्ट निकल रही है वहाँ पे मौजूद है अभी, जिसका कि जो सेल होती है वो आसपास सराउंडिंग में फैलती नहीं है, यानी कि वो अभी डक्ट के अंदर ही मौजूद है और वही है, अभी वही कैंसर हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज, स्टेज 0। इसके बाद आती है स्टेज 1। इस कंडीशन में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है। अब सेल का साइज तो बढ़ेगा नहीं, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स बने तो एक ट्यूमर जो है उसका साइज बढ़ा, उसका साइज बढ़ के कम से कम 2 सेंटीमीटर हो गया। एक सेल का साइज बहुत छोटा होता है और 2 सेंटीमीटर यहाँ है, यानी कि देखने लायक है अच्छा खासा। हम सेल नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ हम ट्यूमर देख सकते हैं, यानी कि इसने बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर दिया है, बहुत यहाँ बात करें अपने आप को डिवाइड कर लिया है, जैसे भी किया है। यहाँ ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पहुंच चुका है, क्योंकि सेल का साइज सेंटीमीटर में आना, यहाँ हम बात करें एक ये हम बात करें यहाँ पे कि एक ट्यूमर का साइज सेंटीमीटर में आना, यानी कि हम उसको देख सकते हैं आंखों से, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज है। और इसके बाद हम बात करें तो इस केस में जब 2 सेंटीमीटर का हो जाता है, यानी कि स्टेज 1 में कोई भी लिम्फ नोड तो अफेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ लिम्फ नोड में बहुत ही कम अमाउंट में ही सही, लेकिन सेल्स पहुंच जाते हैं, डैमेज सेल्स या हम बात करें कैंसर सेल्स लिम्फ नोड तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं बहुत कम अमाउंट में। इसके बाद आती है स्टेज 2। ये स्टेज है जिसमें कि क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो हमारा 2 से 5 सेंटीमीटर का हो जाता है, यानी कि बिल्कुल दुगने से भी ज्यादा, जितना था उसका दुगने से भी ज्यादा। यहाँ अब ये कैंसर काफी स्पीड से बढ़ता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। स्टेज 0 से स्टेज 1 पे जाने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे कम टाइम लगेगा स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने में, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सेल्स अफेक्टेड सेल्स ज्यादा है, तो यहाँ बस उन्हें एक बार डिवाइड किया और वो डबल हो जाएंगे। तो यहाँ स्टेज 2 तक पहुंचने में उन्हें कम टाइम लगता है जितना टाइम उन्हें 0 से स्टेज 1 पे लगा था। तो यहाँ अफेक्ट जल्दी जल्दी होना शुरू होता है। अब यहाँ पे जो है ये लिम्फ नोड तक नहीं पहुंचता है, लेकिन डक्ट के अंदर ही उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको महसूस होने लगता है, हम बात करें एक फीमेल को महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पेन की वजह से और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिन वजह से उनको महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ महसूस होती है स्टेज 2 में, जो कहीं ना कहीं काफी हद तक खतरनाक तो होती है। हम आते हैं स्टेज 3, यानी कि अब इस कंडीशन में स्टेज 3 में जो ट्यूमर का साइज है वो 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो अब वो लिम्फ नोड्स में जाएगा, अब जाएगा और उन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा। हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड क्या होती है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की जैसी होती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है लिम्फ नोड भी वही काम करती है, हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराती है। अब अगर हमारी लिम्फ नोड्स हम बात करें, हमारी इम्यूनिटी डैमेज होती है, क्या होता है हम सब जानते हैं। तो वही अगर हमारी लिम्फ नोड भी डैमेज होने लगी, अगर वो भी अफेक्ट होने लगी, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी हमें, क्योंकि हमारी बॉडी में उतना अच्छे से फंक्शन होगा ही नहीं, और जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनकी डेथ उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेज 3 जो है इसमें यही हो रहा है कि अब लिम्फ नोड्स जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो रही है और ट्यूमर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। स्टेज 4, अब यहाँ साइज तो लगातार बढ़ता रहता है और बहुत स्पीड से बढ़ता है, लगभग अनकंट्रोल मैनर में, जिसको हम बोलते हैं स्टेज 4, यानी कि इसको हम बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। अब कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब कैंसर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है, यानी कि अब वो डक्ट से निकला और लिम्फ नोड्स में गया और सर्कुलेशन के थ्रू वो बॉडी के अलग पार्ट्स में आ रहा है, यानी कि था वो ब्रेस्ट कैंसर, हो सकता है कि वो मूव करके हाथ में पहुंचे और हाथ का कैंसर हो जाए, या हम बात करें माउथ पे पहुंच के माउथ को डैमेज करे और माउथ कैंसर हो जाए। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंच के, बॉडी के ऑर्गन में पहुंच के वो अलग अलग कैंसर बनाता है। इसीलिए एक तो लास्ट स्टेज जो है वो काफी खतरनाक कही जाती है
लीथल कही जाती है कि उसमें चांसेस होते हैं इंसान की डेथ के, क्योंकि वो मूव करने लगता है। और दूसरी बात जो आती है उसका साइज। हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर सेल्स का साइज होता है, वो सेल सेंटीमीटर में पहुंच गया है साइज, यानी कि ट्यूमर की बात करें हम, सेल का साइज जो कि नैनोमीटर में है उससे बन के ट्यूमर सेंटीमीटर में पहुंच गया। सेंटीमीटर भी काफी अच्छा खासा जो दिखने लायक है। इस कंडीशन में साफ हमें समझ आ रहा है कि ये बहुत अच्छा खासा डैमेज है, तो इसीलिए भी नॉर्मली इसको हम ट्रीट नहीं कर पाते। तो ये थे 4 स्टेजेस कैंसर की, यानी कि स्टेज 0 टू स्टेज 4। 0 जो है नॉर्मली इसको हम गिनते नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग होती है और यहाँ का पता लगाना वैसे ही मुश्किल ही होता है। हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कॉजेस के बाद आता है रिस्क फैक्टर्स, यानी कि किस किस लोगों को, हम बात करें किन किन लोगों को इसके होने के चांसेस होते हैं कॉजेस के अलावा, यानी कि वो फैक्टर जो कि हम कॉज नहीं कर रहे लेकिन रिस्क किन किन वजह से, यानी कि जो इनको ट्रिगर करते हैं इनके कॉजेस को, जो स्पीड अप कर देते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले आता है ब्रीस्ट फीडिंग। तो अगर ब्रीस्ट फीडिंग की नॉर्मली देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि अगर 1 साल से ज्यादा तक ब्रीस्ट फीडिंग की जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। यानी कि वो महिलाएं, या हम बात करें वो मदर जो कि अपने इन्फेंट्स को या अपने बच्चों को 1 साल से ज्यादा तक ब्रीस्ट फीड कराती हैं, अपना मिल्क देती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत कम होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन, हार्मोन वाला, यानी कि हार्मोन एस्ट्रोजन था, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि रेस्पॉन्सिबल था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जब एक महिला या हम बात करें एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इस कंडीशन में उनके अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो कम रहता है। लॉन्ग एक्सपोजर जब रहता है एस्ट्रोजन से तो होता है ब्रेस्ट कैंसर। और यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मिल्क की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है और इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल कम रहने की वजह से वो बच जाती हैं। यानी कि रिस्क फैक्टर हुआ कि जब महिलाएं अपने बच्चों को दूध कम पिलाती हैं, यानी कि ब्रीस्ट फीड कम कराती हैं, वो जब महिलाएं या बात करें माएँ जब ब्रीस्ट फीड कम कराती हैं तो उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो कम ब्रीस्ट फीड कराना एक रिस्क फैक्टर होता है महिलाओं के लिए। दूसरा एस्ट्रोजन फैक्टर, यानी कि हम बात करें हार्मोन के इंजेक्शन हुए या और भी कई कारण जिन वजह से हार्मोन में इम्बेलेंस हुआ और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली हम बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है बॉडी में हाई रहता है मेनोपॉज और मेनार्क्स के बीच में, यानी कि हम बात करें प्यूबर्टी वाला टाइम। नॉर्मली इस लेवल पे हम बात करें इस कंडीशन में या इस टाइम पीरियड में एस्ट्रोजन का लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो जब बढ़ता है कभी कभी ज्यादा टाइम के लिए रहता है और यही जो है नुकसान करता है और ब्रेस्ट कैंसर का कारण बना देता है। थर्ड है डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज। टिश्यूज का ज्यादा डेंस होना। डेंस का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है या हम बात करें इसमें फैट ज्यादा है, जिस वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब डेंस होते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज इस कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रिस्क फैक्टर हुआ कि अगर टिश्यूज का साइज ज्यादा है, वो वजह डेंस है, कॉम्पैक्ट है, इस कंडीशन में फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लम्प। हिस्ट्री का मतलब हुआ कि वही फीमेल जिसको पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है कभी, उनमें दोबारा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है जो कैंसर है वो किसी और स्टेज में हो, स्टेज इन द सेंस वो ब्रेस्ट के अलावा भी कहीं और हो रहा हो और अब वो अपना आप को मूव करके दोबारा बना रहा है। या फिर हिस्ट्री में पेरेंटल हिस्ट्री भी आती है, यानी कि मदर को या ग्रैंड मदर, यानी कि बात करें नानी, नानी को था या मदर को था, इस कंडीशन में भी यानी कि जेनेटिक फैक्टर के थ्रू भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो वो फीमेल जिनकी नानी को या इनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था कभी, वो रिस्क फैक्टर, वो रिस्क में रहती है और ये एक रिस्क फैक्टर काम करता है उनके लिए। जेनेटिक्स, जैसा कि बताया कुछ जीन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अगर वो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं फीमेल्स में। एज,
एज की बात करें अगर कि एज जो है वो रेस्पॉन्सिबल कैसे है, तो नॉर्मली देखा गया है कि अगर एज की बात करें हम, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एज के बढ़ने के साथ साथ चांसेस बढ़ते जाते हैं, यानी कि 20 की एज पे लगभग लगभग 0.06% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जबकि 70 की एज तक यही चांसेस बढ़ के 3.84 हो जाते हैं सिर्फ एज फैक्टर से। यानी कि एज फैक्टर भी अच्छा खासा अपना रोल इसमें लगाता है। 3.84%, जो कि काफी अच्छा खासा हो गया। तो रिस्क फैक्टर एक बार दोबारा बताते हैं। सबसे पहले है ब्रीस्ट फीडिंग, यानी कि कम ब्रीस्ट फीड करना। दूसरा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होना। तीसरा, डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज। इसके बाद अगर हिस्ट्री है, यानी कि उस फीमेल की खुद की या फिर उसके मैटरनल पेरेंट्स की। इसके बाद जेनेटिक्स, अगर वो जीन्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं वो बॉडी में आके एक्टिवेट हो जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर रिस्क फैक्टर और जो कि 2-3 और है, इसमें कहता है एल्कोहल कंजम्पशन। नॉर्मली एल्कोहल का डायरेक्ट रोल ऐसा नहीं है कि एल्कोहल लिया और डायरेक्टली वो कैंसर कॉज करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एल्कोहल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो फीमेल जो कि एल्कोहल कंज्यूम करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा देखे गए हैं उन वुमेन्स के मुकाबले जो कि एल्कोहल कंज्यूम नहीं करती हैं। अब बॉडी वेट की बात करें हम, तो वो फीमेल्स जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, या हम बात कर रहे हैं जिनमें कि हाई शुगर का अमाउंट जो कि ज्यादा लेती हैं, हाई शुगर अमाउंट लेती हैं, इंटेक करती हैं, या उनका बॉडी वेट ज्यादा है, उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि हाई वेट और हाई एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है जैसे जैसे वेट बढ़ता है, दोनों ही कंडीशन ट्रिगर करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल, ये सेम वही है हिस्ट्री वाला। यानी कि अगर किसी फीमेल को कहीं ना कहीं पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वो उस टाइम बच गई थी, तो ऐसा नहीं है कि उनको अब कभी नहीं होगा, क्योंकि उनका इलाज हो चुका है। उनको हमेशा रिस्क बना रहता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर दोबारा हो सकता है। हार्मोन ट्रीटमेंट्स, जब भी हॉस्पिटल में हार्मोन ट्रीटमेंट कराया जाता है तो इस कंडीशन में हार्मोन के लेवल में चेंजेस होते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन के लेवल में चेंज होता है तो ये कंडीशन भी रिस्क फैक्टर में आती है और फीमेल्स में कैंसर को कॉज करती है। इसके अलावा है रेडिएशन एक्सपोजर। बहुत सारे काम होते हैं इसमें कि हमें रेडिएशन के साथ हमारा एक्सपोजर होता है। रेडिएशन कैसा भी रेडिएशन हो सकता है, चाहे वो सन का ही क्यों ना हो। तो जब रेडिएशन आता है तो रेडिएशन से एक्सपोजर होने की वजह से काफी बार होता है कि फीमेल्स में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और ये रिस्क फैक्टर काम करता है और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। रेडिएशन एक्सपोजर, काफी बार देखा गया है कि जब फीमेल्स जो है वो रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज की जाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज भी क्यों ना हो, यानी कि सन की रेडिएशन भी क्यों ना हो, या किसी भी तरह की रेडिएशन हो सकती है। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होता है। तो इस कंडीशन में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि आमतौर पर आज के टाइम में चल रहा है, जो कि चलन चल रहा है, जैसा कि पहले बताया था कि हमारी आज की लाइफ जो है ये भी कहीं ना कहीं उसके रेस्पॉन्सिबल है। तो वो कैसे है, ये रिस्क फैक्टर्स वही है। कॉस्मेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, एक रिसर्च थी जिसके साथ देखा गया था कि सिलिकॉन बेस्ड इम्प्लांट जो होती है, यानी कि सिलिकॉन बेस्ड ब्रेस्ट जो होती है, यानी कि इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रेस्ट। तो जिनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट की जाती हैं वो फीमेल जो कि अपने अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती हैं, उनमें ये रिस्क फैक्टर नहीं देखा गया। यानी कि ओरिजिनल होती है तो ही आपको कैंसर के चांसेस होते हैं, नॉर्मली आर्टिफिशियल में नहीं होते। रिसर्च में देखा गया था कि काफी सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें कि कैंसर के चांसेस नहीं हुए, जो कि इस प्रोसीजर से गुजरी थी उनमें कैंसर हुआ ही नहीं।
तो उस हिसाब से एक आइडिया लगाया गया कि फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है तो उनमें चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कैंसर ना होने के। हम बात करते हैं कि 2021 की स्टडी, इसमें देखा गया कि नॉर्मली जो है फीमेल्स जो है उनमें तो होगा या नहीं या लो रेट होगा, यानी कि हर बार स्टडी अलग अलग साल की गई, अलग अलग रिसर्चेस आए और हर रिसर्च में यही पाया गया कि अगर कॉस्मेटिक ब्रेस्ट है या कॉस्मेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है तो फिर चांसेस बहुत कम है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की जेनेटिक्स, यानी कि वो जीन वाला फैक्टर जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जरूरी चीज। नॉर्मली होता है कि जब भी बात की जाती है रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें एक बड़ा ही अजीब कंसेप्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि बीइंग अ फीमेल इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि अगर आप एक महिला हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो आपका फीमेल होना ही आपके लिए रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, पर यह बात एकदम गलत है। सिर्फ आप फीमेल हो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर होगा जरूरी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं बल्कि मेल्स में भी होता है, बहुत कम होता है, रेयर होता है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है या सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन होता है, एग्जिस्ट करता है। और अगर एग्जिस्ट करता है इसका सीधा मतलब हुआ कि फीमेल जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं है, बीइंग बोर्न एज अ फीमेल जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं है। तो हम बात करें मेन में 1% से भी कम होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन होता है। तो अब बीइंग बोर्न एज अ फीमेल जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर का। हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कैंसर, यानी कि क्राइटेरिया क्या है कैंसर का। सबसे पहले हम बात करें कि आज के टाइम में लगभग लगभग हर 8 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। हो सकता है चाहे वो स्टेज 0 में हो चाहे वो स्टेज 4 में हो, लेकिन लगभग लगभग हर 8 में से एक महिला। ये डेटा भी तब है जब हर महिला का टेस्ट नहीं होता है, हो सकता है कि बढ़ जाए और ये 8 में 2 हो जाए 3 हो जाए। हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कैंसर, यानी कि वो सारे क्राइटेरिया क्या हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो सबसे पहले आती है बात कि एक फैमिली में 2 या 3, कम से कम 2 या 3 ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर के पेशेंट होने चाहिए या हिस्ट्री होनी चाहिए। यानी कि फीमेल्स की बात करें, चाहे मदर हो या ग्रैंड मदर हो, कोई भी हो, अगर फैमिली के अंदर 2 या 3, कम से कम 2 या 3 ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर के लिए पेशेंट दिखे हैं या पेशेंट हुए थे या अभी भी हैं, तो ये कैंसर के क्राइटेरिया आता है। यानी कि जो आने वाले जो चिल्ड्रन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं। दूसरा आता है टू ब्रेस्ट कैंसर्स इन क्लोज रिलेटिव्स, जिसमें कि कम से कम 50 केस से पहले वो डायग्नोज हो गए हो। यानी कि हम बात करें क्लोज रिलेटिव्स, यानी कि अब यहाँ बात आती है नानी वगैरह की, दादी वगैरह की, बहुत ही क्लोज रिलेटिव। अगर हम बात करें ओवरऑल फैमिली में तो 3, यानी कि इसमें सब रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं हमारे। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज फैमिली में तो इसमें 2 ही काफी हैं ये बताने के लिए कि चांसेस जो है, यानी कि जो ऑफिस स्प्रिंग्स या जो चिल्ड्रन आने वाले हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा टू ब्रेस्ट कैंसर एट द एज ऑफ 50, टू ब्रेस्ट कैंसर एट द एज बिफोर 40, यानी कि 40 के से पहले भी डायग्नोज हुआ है तो भी चांसेस है। अब इसके अलावा मेल ब्रेस्ट कैंसर भी अगर मौजूद है तो जैसा ही कहा गया है कि रेयर होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट मेल्स को इस बारे में पता भी नहीं होता है क्योंकि लगता है कुछ और होगा, ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये रिस्क फैक्टर में भी बनता है कि अगर कोई मेल ब्रेस्ट कैंसर है फैमिली में, ओवेरियन कैंसर के अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में हो के साथ साथ मेल में भी है या सिर्फ मेल में है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक की वजह से ही है। मेल्स में बाकी फैक्टर काम नहीं करते, जैसे हार्मोन होना, डेंस टिश्यू होना, या ऐसा कुछ मेल्स में काम नहीं करता। तो मेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है जो जेनेटिक फैक्टर। तो इसीलिए अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से मेल में हुआ है तो सीधी बात है चांसेस है कि फीमेल्स में भी वो ट्रांसफर होंगे, वो जीन्स और वो एक्टिवेट होंगे और उसको कैंसर कॉज करेंगे।
बाय ब्रेस्ट कैंसर एंड जेनेटिक्स। यानी कि नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसा कि जेनेटिक्स क्या ना सब जानते हैं, डीएनए हर इंसान का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम है, डीएनए सेम है या इन्फॉर्मेशन सेम है, क्योंकि सबका डीएनए अलग है, सबके अंदर इन्फॉर्मेशन अलग है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सी फीमेल्स होती है उनमें ये जीन्स हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए, तो इसीलिए उनमें कैंसर हुआ नहीं। बहुत सी फीमेल्स हैं जिनमें जीन्स एक्टिवेट भी हुए, उन्होंने कैंसर कॉज भी किया, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम ने, यानी कि जो चेक सिस्टम था, उनके इम्यून सिस्टम ने पहले उस पर कंट्रोल कर लिया और वो ज्यादा स्टेज नहीं पहुंच पाया जिसमें कि वो खतरनाक हो जाए, उससे पहले ही वो सही हो गया। बहुत सी फीमेल्स में वो कैंसर ना बन के उसे ट्यूमर तक ही रह जाता है और बचाते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंसान की जेनेटिक्स पे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये एक कंफर्मेशन नहीं है कि अगर आपके अंदर ये जीन्स एक्टिवेटेड होगा तो आपको कैंसर होगा ही होगा। ये डिपेंड करेगा टोटली आप पे, आपकी जेनेटिक्स पे, आपके इम्यून सिस्टम पे, आपकी हैबिट्स पे, जहाँ रहते हो वहाँ की सराउंडिंग पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो वो जीन्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, उनकी पूरी पूरी लिस्ट है, जैसे कि एटीएम, PALB2, TP53, CHEK यानी कि चेक2, PTEN। इसके अलावा और भी सारे जीन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये पूरी लिस्ट है उन सभी जीन्स की जो एक्टिवेट होके कैंसर कॉज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं जो सिंड्रोम भी कैंसर कॉज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं, जैसे काउडन सिंड्रोम। तो हम बात करें जो सिंड्रोम होते हैं और भी सिंड्रोम है जो कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं, और यही फीमेल्स में रिस्क फैक्टर काम भी करते हैं कि अगर उनमें ये सिंड्रोम दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं, हो सकता है ये लिंक्ड हो ब्रेस्ट कैंसर से। नॉर्मली हम बात करें सबसे ज्यादा जो जुड़ा होता है ब्रेस्ट कैंसर से वो है BRCA1 एंड BRCA2, ये दो जीन्स। थॉट है क्लिडा रेडना का, जो कि एक पेशेंट थी, एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी। उनका एक थॉट था, नॉर्मली होता है कि पेशेंट हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि लाइफ खत्म, अब कुछ नहीं बचा है। तो उन्होंने ये थॉट, उनका ये थॉट था कैंसर से लड़ने के लिए, जो कि बाकी इतने भी कैंसर, एक कैंसर पेशेंट थी जो कि बाकी पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनी। जो कि पेशेंट क्या करते हैं कि अपने आप को हार मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अब तो लाइफ बची नहीं है, कुछ नहीं बचा। तो इनका जो थॉट था वो कहीं ना कहीं एक प्रोवोकिंग आइडिया था, काफी अच्छा था लोगों के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए। इन्होंने कहा था लाइफ का गोल क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जीते रहो जीते रहो जीते रहो। लाइफ का गोल है कि आप प्रोडक्टिव लाइफ जियो, आप पूरी दिन जियो, यानी कि जितनी भी लाइफ है आपकी, आप खुल के जियो, एक एक सेकंड को जियो, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से जियो, प्रोडक्टिव बनाओ खुद को। कि हाँ लाइफ के हर पल आपने कुछ किया, आपको भी लगे कि आपने कुछ किया, आपने पल जिया, वो वेस्ट नहीं गया। आपकी इच्छाएं, आपके काम, सब कुछ उसमें दिखना चाहिए आप एक एक सेकंड में। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लाइफ को सही से जी रहे हो, और फिर फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ कितनी बची है या कितनी आपकी लाइफ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, दोबारा होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मर भी गए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि आपने कितने दिन जिए, ये नहीं। सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि आप कैसे जिए, कितना जीना नहीं, कैसे जीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब ये बात कही तो काफी एक रिवॉल्यूशन की तरह रहा पेशेंट्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हार मान के बैठते थे, उनके लिए रहा कि हाँ हमें लाइफ में जीने का सही मतलब सीखना होगा, ताकि हम अपनी बची कुछ लाइफ को आराम से जी सके। थैंक यू।